वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डायना इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 35 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show, Danan English Words Gimmick. Today's plot is Pakistan ruminated a bit longer, changing its emotions by all usual palms and circumstances to invite the investors, but all have the pearl of wisdom and abstain from investing money into that country where most of illegal and dregs of society type people as well as even government machinery indulge in wrongdoing. If any country wants to attract the investment, first and foremost atmosphere of that country must be conducive. चलिए आप जानते होंगे ये सिचुएशन थोड़ा अलग, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है और इसमें जो भी मैं वर्ड यूज किया हूँ, चलिए इसका शुरुआत करता हूँ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दैट इज रुमानाइट। रुमानाइट देखिए आर के ऊपर लकीर है, इसका मतलब आर पे जोर देना होगा। यू के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब ऊ को लंबा करके बोलना पड़ेगा। मिस दुर्गु है, रू ऐसे करके पढ़ेंगे। हाँ, और ई उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अ होता है और ई आई ए ई होता है। तो देखिए रूमानाइट क्या पढ़ेंगे? रूमानाइट। दिस इज द वर्ब, इसका मतलब होता है थिंक केयरफुली। मान लीजिए आप बहुत ही सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत सोचते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रूमानेट। पहला एग्जांपल देखिए, फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस ही रूमानेट्स, माने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो बहुत ही माने केयरफुली सोचते रहता है कि कैसे करूं नहीं करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में ये प्लस माइनस सभी हो जाता है, रिस्क भी रहता है, रिवार्ड है तो रिस्क भी रहता है। इसलिए प्रॉन्स एंड कॉन्स सोच के जब केयरफुल थॉट जब होता है उसी को हम बोलते हैं रूमानेट। दूसरा एग्जांपल देखिए, एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज आफ्टर रूमिनेटिंग आई थॉट टू ट्राई अ न्यू वे। मान लीजिए मैं कोई काम करता था लेकिन उसमें उतना सफल नहीं हुआ, तो फिर मैं बहुत सोचने के बाद, केयरफुल थॉट के बाद, बहुत प्रॉस एंड कॉन्स सोचा, उसके बाद मैं निष्कर्ष पे गया कि नहीं, मुझे कोई नया तरीका अभी अपनाना चाहिए। तो इसी को हम बोलेंगे आफ्टर रूमिनेटिंग आई थॉट टू ट्राई अ न्यू वे। एंड द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज डिमोनेटाइजेशन वाज वेल रूमिनेटेड डिसीजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। जैसे दे डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, आप यदि फ्लैशबैक में जाइए, यदि आप याद करेंगे तो डिमोनेटाइजेशन मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहला कदम था, अब बहुत बड़ा कदम था। तो अपोजिशन इससे बहुत ज्यादा हो हल्ला भी किया था कि नहीं, ये जो था बिना सोचे समझे था। मैं ये बोल रहा हूं, यदि बिना सोचे समझे रहता तो करेंसी कहां से आता। तो इसलिए मैं बोला कि ये पूरा वेल थॉट, पूरा केयरफुल, प्रॉन्स एंड कॉन्स सब सोच करके जो डिसीजन लिया गया था उसमें से एक था डिमोनेटाइजेशन। इसलिए मैं बोला कि डिमोनेटाइजेशन वाज वेल रूमिनेटेड डिसीजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये नहीं था कि केवल हवा में ले लिया गया था डिसीजन, बहुत केयरफुली थॉट के बाद लिया गया था। वैसे भी कहा जाता है कि मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच के, बहुत विचार विमर्श के बाद लेते हैं। और सेकंड वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज बिट। दिस इज BIT बिट। ये नॉर्मल है, ये नॉन है, इसका मतलब होता है स्मॉल या ए पीस ऑफ समथिंग। जैसे देखिए एग्जांपल से आप क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, ए बीट ऑफ एक्सरसाइज मेक यू फिट। A bit of exercise make you be fit। मान लीजिए थोड़ा भी आप यदि एक्सरसाइज करते, थोड़ा भी करेंगे तो आपको फिट रख सकता है वो। इसलिए मैं बोला कि आप भी टाइम निकालिए, ज्यादा नहीं, 15 मिनट ही, 20 मिनट भी, थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्टिल अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय मी इन फिजिक्स। मैंने अभी भी, मान लीजिए मैं फिजिक्स का बहुत क्लास किया, यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा मुझे अभी भी दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा स्टिल अ बिट ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय मी इन फिजिक्स। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, इन प्रिंटिंग प्रेस इजीली यू कैन फाइंड अ बिट ऑफ पेपर स्मैश्ड एवरीवेयर। जैसे देखिए जहाँ पे प्रिंट होता है, जहाँ पे मान लीजिए बुक प्रिंट होता है, मैगजीन प्रिंट होता है, वहाँ पे यदि आप जाएंगे तो छोटा मोटा टुकड़ा जो रहता है पेपर का, ऐसे कटा हुआ इधर उधर पूरा फ्लोर पे फेंका हुआ पड़ा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पे वर्क ही वहीं चल रहा है। इसलिए मैं बोला कि जब प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे तो छोटा मोटा टुकड़ा जो कटा हुआ इधर उधर फ्लोर पे चारों तरफ छितराया हुआ आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं बोला इन प्रिंटिंग प्रेस इजीली यू कैन फाइंड अ बिट ऑफ पेपर स्मैश्ड एवरीवेयर। चलिए आज का थर्ड वर्ड ये रहा, दैट इज पंप। दिस इज पंप। देखिए एक के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पंप। दिस इज नॉन, इसका मतलब होता है सेरेमनी।
सेरेमनी या कलरफुल सेरेमनी नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए पहला, ही वॉज वेलकम विथ ट्रेडिशनल पंप। जैसे देखिए उनको स्वागत किया गया, जो अपने लोग का ट्रेडिशनल कोई सेरेमनी था उसमें उन लोग का बहुत ही अपने लोग में होता भी है। जैसे देखिए रिपब्लिक डे जब नेशनल पटल पे जाएंगे, यदि आप पर्टिकुलर ड्रेस में आते हैं लोग, पर्टिकुलर ड्रेस में आते हैं और खास करके पूरा फॉरेनर को भी कोई इन्वाइटेड रहते हैं, उनको स्वागत किया जाता है। इसलिए मैं बोला ही वॉज वेलकम विथ ट्रेडिशनल पंप। And second example of this noun, with pomp and circumstance, Daniel and Anil started their Dana English words gimmick. With pomp and circumstance, Daniel and Anil started their Dana English words gimmick. इसका मतलब है कि बहुत सिंपल सेरेमनी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ डैनियल और अनिल एक डैना इंग्लिश का वर्ड्स गिमिक लेके आए हैं। ये शो जो है आप लोग तो देखते ही होंगे और आपको अच्छा लगता होगा। 100% अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% यू कैन डू बेटर। मीन्स बोलते हैं कि सीइंग ए कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ अफेक्शन, स्पॉन्टेनियस वर फ्लोइंग एंथुसियाज्म एंड अनअलॉयड पॉजिटिव जेस्ट, इवन सेल्फ सेटिस्फाइड, डैनियल एंड अनिल couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dana English and its content. 100% you can speak just like a native speaker. No sooner did you be the part of Dana English, yes, no one can stop you from speaking. चलिए आज का फोर्थ वर्ड ये रहा सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस देखिए एस के ऊपर लकीर है और ये 3 जैसा है, वो अ होता है और उससे चिपक एक लकीर है, उसको र बोलते हैं। और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है। तो देखिए सर कम स्टैंस, और ए और ई जब मिलता है तो ए होता है। तो देखिए सरकमस्टेंस, इससे पहले आप पढ़ते होंगे इसको सरकमस्टांस, लेकिन ये नहीं है, वो गलत है। सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है द कंडीशन व्हिच अफेक्ट व्हाट हैपेंस। मान लो कुछ हो रहा है, हालात जिसको बोलते हैं, हालात क्या है तो उसी को बोलते हैं हम सरकमस्टेंस। पहला एग्जांपल देखिए, अकॉर्डिंग टू द सरकमस्टेंसेज यू हैव टू बिहेव, माने हालात के अनुसार आपको बिहेव करना चाहिए, यही मैं कहना चाह। दूसरा एग्जांपल देखिए, myriad persons आर इन अपॉलिंग सरकमस्टेंसेज ड्यू टू वार। जैसे आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच अभी वार चल रहा है, बहुत आदमी बहुत ही खराब स्थिति में है, हालात में है, क्योंकि मेरियर आपको पता ही है। तो इसलिए मैं बोला बहुत ही खराब स्थिति में है, क्योंकि वार के कारण। आप जानते भी है जब वार होगा तो सब ताश नश हो जाता है, सब सुविधा खत्म हो जाता है, आदमी सर्वाइवल पे बात आ जाती है। इसलिए मैं बोला कि myriad persons आर इन अपॉलिंग सर्कमस्टेंसेज ड्यू टू वार। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस नॉन दैट इज कोपिंग विद द सर्कमस्टेंसेस इज वेरी पिवटल। मान लीजिए आपका जो अभी सिचुएशन हो, जो हालात हो, उससे आपको सामना करना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि सामना नहीं कर पाएंगे तो आप सस्टेन कैसे कर पाएंगे, तो फिर सस्टेन नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बोला कोप विथ बने, उसका सामना करना, उसे ये करना। तो इसलिए बोले कोपिंग विथ द सर्कमस्टेंसेस, सामना करना, उससे लड़ना, उससे जूझना, तो उसी को बोलते हैं हम कोप विथ। यहाँ पे मैं दिया कोपिंग विथ, तो कोपिंग विथ द सर्कमस्टेंसेस इज वेरी पिवटल। पिवटल मतलब है महत्वपूर्ण। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड दैट इज पर्ल ऑफ विजडम। पर्ल ऑफ विजडम फ्रेज है, इसका मतलब होता है पीस ऑफ एडवाइस। मान लीजिए कोई आपको एडवाइस देते, कोई अच्छा ही एडवाइस खास करके जो रहता है उसी को बोलते हैं पीस ऑफ एडवाइस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ऑल कम टू डाना इंग्लिश फॉर टेकिंग पर्ल ऑफ विजडम। जैसे कोई डाना इंग्लिश में आता है इंग्लिश से रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि डाना इंग्लिश का जो मेथोलॉजी है इंटायरली डिफरेंट है, वे सबसे अलग है, इजियर देन इजी अप्रोच है, वाइटर देन वाइड है। और जब आप उसको अपनाते हैं तो बहुत ही देखिए कम दिनों में, 5 दिन 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा चेंजेज आता है। तो स्वाभाविक है कि सबको यह प्रभावित करता है। इसलिए बहुत सारा आदमी हमारे पास आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए, मैं अंग्रेजी को कैसे वो भी शॉर्ट टाइम में बहुत हाई लेवल कर दूं। तो इसलिए मैं बोला कि ऑल कम टू डाना इंग्लिश फॉर टेकिंग पर्ल ऑफ विजडम। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स ऑल आर assembled for hearing pearl of wisdom of मोदी जी। जैसे देखिए कभी भी जब कुछ होने लगता है, मान लीजिए इलेक्शन हो या कुछ करते हैं, तो उस समय मोदी जी जो वहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ पे जाते हैं, या सब इकट्ठा रहता है उनका सुनने के लिए, उनका क्या एडवाइस है, उनका क्या मार्गदर्शन होगा, क्या वो बोलेंगे, तो उसको मुझे अनुसरण करना होगा, उसके अनुसार ही मुझे चलना होगा। इसलिए मैं इसे कोरिलेट किया, एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स ऑल आर असेंबल्ड फॉर हियरिंग पर्ल ऑफ विजडम ऑफ मोदी जी। एंड थर्ड एग्जांपल है,
पर्ल ऑफ विजडम ऑफ प्रेसिडेंट इज ओवेड बाय पार्लियामेंट्रियन। जैसे आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट जो बोलते हैं उनका एडवाइस सब पार्लियामेंट्रियन मानते हैं, वो भी मैंने मानना, तो इसलिए मैं बोला कि वो सब मानते हैं, आप मानना भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी का पहला रूल है। इसलिए मैं बोला कि पर्ल ऑफ विजडम ऑफ प्रेसिडेंट इज ओबेड बाय पार्लियामेंट्रियन। और आज का 6th वर्ड ये रहा, एब्स्टेन। एब्स्टेन देखिए, ए और ई जब मिलता है ए होता है और ई आई ए ही होता है, तो एब्स्टेन क्या पढ़ेंगे, और एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोर देना होगा। एब्स्टेन, एब्स्टेन दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब टू नॉट टू डू समथिंग, या उससे बचना या उससे दूर रखना या अपने आप को अलग रखना, या वो काम आप नहीं करते हैं जो गलत हो, सबसे जो बचना होगा उसी को हम बोलेंगे एब्स्टेन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, प्लीज एब्स्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, मैंने आप बैड हैबिट्स से, जो खराब आदत है उससे दूर रहिए, उससे बचिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी फायदा कारक होगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग इलेक्शन मेनी एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, मान लीजिए इलेक्शन जब होता है तो कितना आदमी बोलता है कि नहीं मैं वोटिंग नहीं करूंगा, मैं इसको फेवर नहीं करता, उसको नहीं करता हूं, तो अपने वोट देने से वो बचते हैं, वो नहीं जाते, अपना वोटिंग का राइट परफॉर्म नहीं करते हैं, उसी को हम बोलेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन मेनी एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, इन भारत जोड़ो आंदोलन सेवरल कांग्रेस वर्कर्स वर एब्स्टेंड। जैसे आप जानते हैं कि आजकल भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी जी के द्वारा अभी चलाया जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें कितना कांग्रेसी जो वर्कर है, जो कांग्रेस का जो खास वर्कर है, वो भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए। यही मैं बोला कि इन भारत जोड़ो आंदोलन सेवरल कांग्रेस वर्कर्स वर एब्स्टेंड। Down on English will put a spirit of youth ebullience in you. In a tiny fraction of time, you will know how to be fine. The methodology, the way of teaching entirely different. From the very first day, you will start finding a shake-up in toto. Indeed, Down on English real motto, let you visit us in a group or solo of becoming a student of Down on English now. It's your term. Come on my friend, come on. चलिए आज का 7th वर्ड ये रहा, जो कि ईडियम है, इसका ये है द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। ये ईडियम है, इसका अर्थ हुआ पीपल हैव नो वैल्यू, माने ऐसा आदमी जिसका समाज में, परिवार में या अपने कहीं पे उसका वैल्यू ना हो, उसी को बोलेंगे द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। माने कोई काम का नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं निकम्मा टाइप का जो आदमी रहता है, उसी को हम बोलेंगे द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। First example of this idiom, drugs addicts can be treated as the dregs of society. जैसे आप जानते हैं कि ड्रग एडिक्ट जो करता है वो स्वाभाविक है कि समाज के लिए कलंकी है, इसलिए वो आदमी निकम्मा ही है, बेकार है, उस समाज को ही खत्म कर देगा। इसलिए मैं एग्जांपल दिया कि ड्रग एडिक्ट्स can be treated as the dregs of society. And दूसरा एग्जांपल देखिए, if you unable to do anything in your life then you will be treated as the dregs of society. यदि आप अपने जिंदगी में कोई आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, यदि नहीं कर पाते, मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, यदि कुछ नहीं कर पाए, तो आदमी आपको क्या बोला, बेकार ही आदमी है, कचरा आदमी है, कचरा आदमी है, उसका कोई निकम्मा आदमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो मीनिंगलेस आदमी है। इसी को हम बोलेंगे द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। And third example of this idiom, rapists are really the dregs of society. ये आप भी जानते हैं और आप भी सहमत होंगे, जो रेपिस्ट जो रेप करता है वो समाज के लिए कलंकी है और वो समाज में गंदगी ही फैलाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसको बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि रेपिस्ट आर रियली द ड्रैग्स ऑफ सोसाइटी। चलिए आज का 8th वर्ड ये रहा, कंडूसिव। कंडूसिव, CONDUCIV। देखिए कन ई अगर उल्टा करके लिखा रहेगा तो अ होता है, और डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोर देना होगा। यू के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब ऊ को लंबा करके बोलना होगा, मीन्स ऊ, जैसे कंडूसिव। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फेवरेबल फॉर हैपनिंग और एग्जिस्ट, मीन्स फेवरेबल और या मैंने जो अच्छा माहौल हो, जहाँ पे आप कुछ पनप पाए, कुछ कर पाए, उसके लिए आपका अच्छा माहौल मिलता हो, आप कुछ भी करेंगे सब आपको फेवर करेगा, आपको सब बोलेगा अच्छा है, सब आपको सहायता करेगा, उसी को बोलेंगे हम कंड्यूसिव। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, इन पटना देयर इज ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर स्टूडेंट। जैसे आप जानते होंगे, जो पटना जो बिहार का राजधानी है, यहाँ पे पूरे प्रांत का आदमी यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का पूरा जितना सुविधा होना चाहिए, जितना फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल रहा है
पटना में। And second example of this adjective, due to conducive atmosphere, media students prefer library to study. जैसे आजकल का जो पटना का जो ट्रेंड है, खास करके आदमी लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी को प्रेफरेंस देता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो लॉज में रहता है हो हल्ला ज्यादा होता है तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहता है वो लाइब्रेरी को प्रेफर देता है, क्योंकि वहां पढ़ने के लिए उपयुक्त माहौल होता है। इसलिए मैं बोला कि ड्यू टू कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मीडिया स्टूडेंट प्रेफर लाइब्रेरी टू स्टडी। एंड थर्ड एग्जांपल इज नॉइजी इन्वायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर स्लीपिंग। जहाँ पे मान लो शोरगुल हो, जैसे मार्केट है, जैसे मछली मार्केट हो गया, वहाँ पे जब हल्ला आता रहेगा तो वहाँ आप यदि चाहेंगे, वहाँ पे आपका नियर बाय यदि घर हो तो आप चाहेंगे वहाँ मैं सो जाऊँ, तो सोने के लिए वो उपयुक्त स्थान नहीं है। इसलिए मैं बोला नॉइजी इन्वायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर स्लीपिंग। 10 times we said, still we are saying, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Diana in English. चलिए, आज का जो सिचुएशन था इसमें जितना भी वर्ड था मैं पूरा डिलिनिएट कर दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया विथ एग्जाम्पल्स। आप इसे वर्क कीजिए और अपना सिचुएशन बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि याद मत कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही आप उसमें परफेक्शन ला सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं एक बार फिर से सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Pakistan ruminated a bit longer, changing its emotions by all usual pomps and circumstances to invite the investors, but all have the pearl of wisdom and abstain from investing money into that country where most of illegal and dregs of society type people, as well as even government machinery, indulge in wrongdoing. If any country wants to attract the investment, first and foremost atmosphere of that country must be conducive. चलिए, ये सिचुएशन रहा, आप इस पे वर्क कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस पे आप काम कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।